प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब एक तंबू है जो बेलन के आकार का है और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, पहले ऊंचाई लिखा है तो ऊंचाई 2.1 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई हमने ले ली 2.1 मीटर और व्यास इसका 4 मीटर का व्यास दिया गया है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की हमारे पास तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दी गई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही ₹500 प्रति मीटर वर्ग की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास जो लगा उसका क्षेत्रफल क्या है, फिर बाद में उसकी लागत हम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इस चित्र में व्यास, हमारे पास जितना व्यास बेलन का है उतना ही व्यास इस शंकु का है। तो यहाँ से अगर व्यास 4 मीटर दिया गया है तो बेलन की त्रिज्या भी 2 मीटर रहेगी, मतलब व्यास की आधी, और शंकु की त्रिज्या भी व्यास की आधी करेंगे तो आपके पास 2 मीटर आएगा। तो यहाँ से बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों ही बराबर रहेगी। और इसका जो फार्मूला जब हम लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे इसका जो सूत्र हमने लगाना है, यहाँ पे देखो जो तंबू बनेगा, तंबू इस तरह से आपको दिखेगा बाहर से, तो अंदर का पोर्शन खोखला दिखेगा, मतलब ये खोखला भाग है। और खोखला जब भी भाग रहता है तो हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगाएंगे, क्योंकि बीच में ये खोखला है, बेलन भी खोखला है और शंकु भी खोखला है। क्योंकि तंबू इस तरह से बना हुआ आपको दिखेगा, तो बीच में ये खोखला भाग रहेगा। तो इसमें जो आपका सूत्र लगेगा, शंकु का भी वक्र पृष्ठीय लगेगा और बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो अब हम यहाँ से इसको चलो करते हैं, प्रश्न को हल। दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो हमारे पास दिया था वो हमने लिख लिया। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग का व्यास हमारे पास 4 मीटर था, तो इस तरह से इसकी त्रिज्या आधी होके 2 निकलेगी। और शंक्वाकार भाग की जो तिर्यक ऊंचाई L है वो हमारे पास 2.8 मीटर है, वो हमने लिख लिया। तो इस कैनवास का जो क्षेत्रफल रहेगा शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के आकार के भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तब जाके इस पूरे कैनवास का हमारे पास क्षेत्रफल आएगा। तो शंक्वाकार भाग का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला रहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, मतलब यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा, वो रहेगा πr_l। और बेलनाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब यहाँ इसका भी वक्र पृष्ठीय लगेगा, तो वक्र पृष्ठीय का जो बेलन का जो फार्मूला रहता है वो है 2πrh। इस तरह से हमने सारी वैल्यू यहाँ पे भर दी। पाई गुणा r का मान हमने, r हमारे पास 2 है तो हमने 2 रखा, गुणा तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 2.8 है तो हमने यहाँ पे 2.8 रख दी, प्लस यहाँ से फिर 2 पाई रखा। r हमारे पास 2 है, बेलन की ऊंचाई में भी बेलन में भी त्रिज्या जो है वो 2 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है। अब यहाँ पर 2 गुणा पाई 2 पाई हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई कॉमन आ रहा है, 2 पाई हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 2.8 और यहाँ से बचेगा 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब 4.2 बचेगा। और जब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ से 2.8 और 4.2 को जब हम प्लस करेंगे तो 7 बनेगा। फिर यहाँ 2 गुणा पाई का मान हमने 22/7 रख दिया, गुणा यहाँ से ये, फिर गुणा करके इसका टोटल जो आएगा वो भी 7 आएगा। 7 से 7 को भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 गुणा 22 बचेगा, और 2 गुणा 22 जब करेंगे तो हमारे पास 44 मीटर वर्ग आ जाएगा। इस तरह से कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे कैनवास को बनाने में कितना खर्चा आया, कितनी लागत है। तो हमारे पास यहाँ बोला गया है
1 मीटर वर्ग कैनवास की जो लागत थी वो ₹500 थी। तो जितना हमारे पास मीटर वर्ग आया है उतने की जितनी उतने कैनवास को बनाने की लागत हमारे पास रहेगी ₹500 को हम 44 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹22,000। तो इस कैनवास को बनाने के लिए 22,000 का खर्चा आएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 7 रहता है। इस प्रश्न को आप नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऐसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक ठोस बेलन दिया गया है। ठोस बेलन मतलब जिसमें ऊपर भी आपके पास बंद होगा, ये बेलन ऊपर से भी और नीचे से भी बंद होगा। तो एक हमारे पास ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर का व्यास दिया था। इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब यहाँ से आप एक शंक्वाकार खोल काट लेंगे, इतना इतना भाग आप काट लेंगे। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको चित्र में, ये भाग और ये भाग आपने इस बेलन से काट लिया। ये पूरा भाग आपने बेलन में से काट लिया। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को पहले हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसमें जब आप इस भाग को काट लेंगे तो यहाँ से ये जो पहले यहाँ पे जो ढक्कन था, मतलब बेलन का जो ढक्कन था, मतलब बंद था ये, तो यहाँ से ये वाला खोल भी कट जाएगा। तो बेलन खोखला हो जाएगा ऊपर से, लेकिन नीचे से ये बेलन का एक भाग तो यहाँ आपका रह ही जाएगा, ठोस रह जाएगा। मतलब यहाँ ये जो था बंद था, ये बंद ही रहेगा, क्योंकि आपने जो खोल काटा है शंकु आकार का वो ऊपर से काटा है गोलाई में। तो यहाँ से ये खोखला होगा, लेकिन नीचे से खोखला नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको यहाँ से काट लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये एक आकृति ही रह जाएगी, खोखली आकृति रह जाएगी शंकु की। तो इसमें जो फार्मूला, मैं आपको इस कंसेप्ट को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आप फार्मूला लगाएंगे तो आप फार्मूला कैसे लगाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तो देखिए हमें क्या फार्मूला लगेगा। हम अगर मान के चलते हैं कि मान लो ये खोखला ही बेलन हो जाता है, तो इस खोखले बेलन में खोखला बेलन तो नहीं होगा, लेकिन ऊपर से खोखला बेलन हो गया, लेकिन नीचे से आपका ये ठोस है। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये ऊपर और नीचे से दोनों से ये खोखला हो गया है। तो इसका जो फार्मूला रहता है वो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला रहता है। जो हमारे पास बेलन का जो फार्मूला रहता है क्षेत्रफल का, वो वक्र रहेगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला रहेगा बेलन का। तो वो फार्मूला आएगा 2πr/h। एक तो हो जाएगा 2πr/h, बेलन का हो जाएगा 2πr/h, लेकिन ये किसका आएगा, ये खोखले बेलन का आएगा। अब दूसरी बात कि जब आपने यहाँ से एक शंकु आकार को काट लिया और आपने शंकु आकार का खोल काट लिया, तो यहाँ पे भी शंकु जो रह जाएगा वो एक शंकु का जो आकार रह जाएगा वो भी एक खोखला होगा। तो यहाँ पे जब खोखले शंकु का आप फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का, तो वो आएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। तो यहाँ पे एक πr/l जुड़ जाएगा। लेकिन ये जब मैंने बोला कि बेलन खोखला हुआ है, तो बेलन सिर्फ ऊपर से खोखला हुआ है, नीचे से खोखला नहीं हुआ है। तो हमने तो खोखले का पूरे खोखले का लगाया था, अगर ये नीचे और ऊपर दोनों से ये खोखला होता तब। लेकिन नीचे से ये खोखला नहीं है और नीचे एक आपका वृत्त का भाग आपको ये दिख रहा है, तो एक वृत्त का भाग यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो πr² होगा। इस तरह से आपका इसमें जो सूत्र लगेगा वो लगेगा 2πr/h, साथ में शंकु खोखले शंकु का πr/l, और आपके ये नीचे वाला भाग जो मतलब यहाँ से काटा नहीं गया था बेलन का भाग, वो तो बेलन का भाग जो नीचे आधार होता है वो वृत्त के आकार का होता है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आपका ये फार्मूला लगने वाला है। तो अब यहाँ पे हमारे पास
यहाँ हमारे पास त्रिज्या निकल आएगी बेलन की, ऊंचाई भी है, त्रिज्या आपके पास शंकु की भी निकल आएगी, लेकिन हमारे पास यहाँ तिर्यक ऊंचाई नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो जो चीज़ें दी हुई थी वो हमने लिख लिया। दिया है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर बेलनाकार भाग की ऊंचाई। जितनी ऊंचाई आपके बेलन की होगी उतनी ही आपकी शंकु की रहेगी। फिर उसके बाद बेलनाकार जो भाग का व्यास है वो 1.4 है, तो यहाँ से बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या आएगी वो भी हमारे पास व्यास की आधी हो जाएगी। और ये 1.4 को जब 2 से भाग करेंगे तो आपके पास 0.7 मीटर आएगा। फिर हम यहाँ से हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। तो उसका जो फार्मूला हमारे पास रहता है एल बराबर वर्गमूल के अंदर आर का वर्ग जमा एच का वर्ग। और आर हमारे पास 0.7 है और एच हमारे पास है 2.4। तो इसका हम वर्ग कर देंगे, तो 0.7 का भी वर्ग और 2.4 का भी वर्ग किया। तो अब यहाँ पे वर्ग करने पर यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0.49 जमा और 2.4 को जब वर्ग करेंगे तो आएगा 5.76 और इस पूरे का वर्गमूल। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास मिलेगा 6.25 का वर्गमूल, और वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। फिर मैंने आपको बताया कि फिर आपने इस शेष बचे ठोस का, जो शेष आपके पास ठोस बच चुका है, उसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि खोखले बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस खोखले शंकु का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और साथ में नीचे वाला जो आपका एक आधार बचता है बेलन का, उसका क्षेत्रफल रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। ये सारे फार्मूले आपने लगा दिए। बेलनाकार भाग का जो रहेगा 2πRh और ये आपका πRL, और ये यहाँ पे बेलनाकार भाग के आधार का जो आएगा वो आएगा πr²। फिर सारी आपने वैल्यू भर देनी है जो ऊपर आपने निकाली है। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुणा आर आपके पास 0.7 है गुणा ऊंचाई आपके पास 2.4 है, और जमा पाई का मान फिर 22/7 गुणा आर आपका 0.7 है गुणा एल आपने अभी निकाला ऊपर 2.5 वो आपने भर दिया, प्लस पाई का मान फिर से 22/7 भरा, आर वर्ग मतलब 0.7 का वर्ग। ये सारी आप कैलकुलेशन कर लें। इसके बाद देखो 7 से 0.7 को काटेंगे तो 0.1, यहाँ भी 7 से जब 0.7 को काटेंगे 0.1। तो इस सारे को गुणा करने के बाद आपके पास बनेगा 10.56, मतलब 2 गुणा 22 गुणा 0.1 गुणा 2.4। इस सभी को गुणा करने के बाद आपके पास आएगा 10.56, और ऊपर 22 प्लस करके आगे 22 0.1 और 2.5 को गुणा करने से आपका मिलेगा 5.50 प्लस 22/7 और 0.7 को 2 बार लिख लें। फिर उसके बाद 7 से इसे भी काटेंगे 0.1 आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को वैसे का वैसा उतार दिया। फिर इन तीनों को गुणा करने से 1.54 मिलेगा, और फिर इनको जोड़ने के बाद, तीनों को जोड़ने के बाद आपके पास जो लास्ट में फाइनल उत्तर आएगा वो आएगा 17.60 सेंटीमीटर वर्ग। इस तरह से आपका ये शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझें, अच्छे से नोट कर लें। धन्यवाद। प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो यहाँ से बेलन भी खोखला है और 2 अर्धगोले भी हमारे पास खोखले हैं। तो यहाँ पर 2 अर्धगोले बन रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो बेलन
खोखले बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और यहाँ पे दो अर्धगोलों का जो क्षेत्रफल रहेगा वो भी वक्र रहेगा। तो यहाँ पे और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ से इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक सिरे से हमने क्या काम किया है, एक अर्धगोला काटा है। यहाँ से भी अर्धगोला काटा है और यहाँ से भी हमने एक अर्धगोला काट के रखा है बेलन के भाग से। तो यहाँ भी सिर्फ एक आकृति ही रह जाएगी अर्धगोले की, और यहाँ से भी सिर्फ एक आकृति ही रह जाएगी, सिर्फ एक खोखली आकृति ही रह जाएगी। इस तरह से ये भाग कट चुका होगा पूरा, और यहाँ से भी ये भाग निकाल दिया है, खोद के निकाला है जैसे भी है। उसके बाद तो हमारे पास बेलन भी ऊपर से खोखला होगा, नीचे से बेलन भी खोखला होगा, और यहाँ से खोखला ही अर्धगोला होगा, यहाँ से भी ये भी खोखला ही अर्धगोला होगा। अब जब दोनों अर्धगोले भी खोखले हैं और बेलन भी खोखले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों का ही आपका वक्र पृष्ठीय का फार्मूला लगेगा, और हम इनका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या रहेगी वही हमारी अर्धगोलाकार की जो त्रिज्या है वही हमारी बेलनाकार भाग की त्रिज्या रहेगी, और ये बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या हमारे पास है वो है 3.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की भी 3.5। और बेलनाकार भाग की जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई तो नहीं कहेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई काट देंगे हम इसे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमारे पास जो HRE है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम बेलनाकार भाग का भी खोखले का लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय लगाएंगे 2πRh, प्लस दो अर्धगोलों का भी हम वक्र पृष्ठीय लगाएंगे, तो 2 गुणा 2πr², क्योंकि 2 हैं हमारे पास अर्धगोले, तो 2 गुणा हो जाएगा 2πr²। फिर यहाँ पे हम 2π लिखेंगे, गुणा r का मान हमारे पास 3.5 है और इसकी ऊंचाई 10 है, जमा 2 गुणा 2π गुणा और r हमारे पास 3.5 का वर्ग। इस तरह से 2π और इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, फिर 10 गुणा 10 यहाँ पे रहेगा, 2 दूने 4π, और इसको 3.5 को 2 बार हम लिख लेंगे क्योंकि वर्ग है। अब 10 में से 10 को काट देंगे और 35 दूने 70π हो जाएगा। यहाँ से इन तीनों को गुणा करने से हमारे पास आ जाएगा 49π, और इसको जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 119π, और 119 गुणा पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। फिर 7 से जब 119 को काटेंगे तो 17 बार आएगा, और 17 को 22 से हम जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 374 सेंटीमीटर वर्ग। इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 9 रहता है। आप इसे अच्छे से समझ लें और नोट कर लें। धन्यवाद।